हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में 15 नंबर का, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब एक संस्था है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। ये ऐसी संस्था है जो कि जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, जल के बचाव के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान के बारे में आपको बताना है कि मतलब इस संस्था का संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा मेधा पाटकर, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है पीसी जोशी। तो इसका हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 3, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो है इस तरुण भारत संघ की संस्था के प्रधान संस्थापक हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। मतलब भूमिगत जो जल कम हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वर्षा का कम होना, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों का आवरण कम होना, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ पंपों का उपयोग होना, चौथा ऑप्शन है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो भूमिगत जल के कम होने का जो मुख्य कारण है वो है वृक्ष जो है वो काटे जा रहे हैं। वृक्ष जो है वो अपनी जड़ों में पानी को बांध के रखते हैं, लेकिन अब वृक्ष आप काट देंगे, उनकी जड़ें नहीं रहेंगी तो पानी जो है वो इकट्ठा भूमि के नीचे नहीं हो पाता, क्योंकि जड़ें जो है वो पानी को खींचती हैं जमीन के नीचे से। तो इससे क्या होता है, जलस्तर जो है ऊपर आता है। लेकिन जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो जलस्तर ऊपर नहीं आएगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसके कारण आप लोग ने सुना होगा कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो जल की जो विविधता है वो समाप्त हो रही है, मतलब गलत खराब हो रहा है जल। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा अम्ल है ये बताना है हमें आपको। पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। मतलब कि बताया जा रहा है कि जो अलवण मतलब नमक से रहित जो जल होते हैं, मतलब जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती है, वो धरती पर बहुत कम है। मतलब 2.07% आई थिंक इतना ही है, जो कि पीने, बाकी पानी जब आप पिएंगे तो वो खारा आता है, और ये जो अलवण जल होता है ये पीने के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसका आपको स्रोत बताना है कि इसका मुख्य स्रोत कौन सा है जिससे ये ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नदियां, दूसरा ऑप्शन है झरने, तीसरा ऑप्शन है ग्लेशियर या हिमनदी, चौथा ऑप्शन है जलप्रपात। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ग्लेशियर या हिमनदी। मतलब जो ग्लेशियर जो पिघलते हैं तो उनसे जो जल प्राप्त होता है हमें, वो जो होता है वो अलवण जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि जल के विषय में ये कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा जल एक सार्वभौमिक विलायक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, तीसरा ऑप्शन है जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, चौथा ऑप्शन है पदार्थ की दोनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये सही है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, तभी तो हम सार्वभौमिक विलायक इसे बोल रहे हैं। जल का घनत्व 100 डिग्री नहीं, जल का घनत्व जो होता है वो 3.09 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई थिंक, मतलब 3 के इस तापमान पर जो होता है वो घनत्व जो है इसका
सर्वाधिक होता है, ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो है ये सही नहीं है, जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, आप लोग को पता है, ठोस, द्रव, गैस। मतलब भाप बन के जब पानी उठता है तो वो गैस है, और जब लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब जिस फॉर्म में हम देखते हैं जल को, और जब हम उसे फ्रीज करते हैं तो वो ठोस अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीता अपने नौकरी करने वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। मतलब जिसमें आप देख रहे हैं मम्मी है, पापा है, उसका छोटा भाई है, दादा है, दादी है, चाचा है, और चाचा का भी परिवार है, तो इस परिवार को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। दूसरा ऑप्शन है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। तीसरा ऑप्शन है एकल परिवार, जिसमें माता पिता दोनों काम करते हैं। चौथा है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त परिवार, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। क्योंकि देख रहे हैं आप, उसकी फैमिली है, मतलब रीता की फैमिली, रीता अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, उसके साथ ही उसके दादा दादी भी हैं और उसके चाचा भी हैं, जिनका पूरा परिवार उनके साथ रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक संयुक्त परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। मतलब जो पशु होते हैं जिनके आगे के दांत पैने होते हैं, नुकीले होते हैं, थोड़ा चपटे रहते हैं और चौड़े होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये अलग तरह का भोजन करते हैं। ये पशु निम्न में से कौन से खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? पहला ऑप्शन है दूसरे पशुओं का मांस, दूसरा ऑप्शन है घास एवं साग, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है अनाज। तो जिनके पैने मतलब नुकीले दांत रहेंगे और चौड़े दांत रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? दूसरे पशुओं को मांस को चीर लेंगे। चीरने के लिए पैने दांत जो होते हैं चीरने काटने के लिए के काम आते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब ऐसे पौधे जो खारे जल वाले में, जैसे नमकीन पौधे जो नमक वाले पानी होते हैं उनमें ही उगते हैं, जैसे समुद्र के किनारे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम कौन से पौधे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा लवण मृदोद्भिद या हेलोफाइट, दूसरा ऑप्शन है समोद्भिद या मीजोफाइट, तीसरा ऑप्शन है मरुदभिद या जेरोफाइट, चौथा ऑप्शन है आतपोदभिद या हीलियोफाइट। तो जो लवण जैसे नमक के युक्त जो पौधे होते हैं, वो जो जिन क्षेत्रों में उगते हैं, हम उन पौधों को क्या बोलते हैं? लवण। आप नमक देख ही रहे हैं, लवण। तो लवण मृदोद्भिद मतलब हेलोफाइट, हम उन्हें उन पौधों को बोलते हैं जो नमक वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है, तो ऐसी जगहों पे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, मतलब एक विशेष प्रकार की चित्रकला होती है जिसमें क्या होता है कि कोई कहानी, आप किसी कथा को ले लीजिए, किसी कहानी को ले लीजिए, उसका चित्रण किया जाता है। और जो आप चित्रकला बनाते हैं उसके लिए केवल आप प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं और उसे चित्रकाठी कला कहा जाता है। तो ये चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कश्मीर। तो हमारा सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में की जो एक जनजाति है वो इस चित्रकला का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। मतलब इसमें आपको उस जनजाति का नाम बताना है जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य जनजाति है। तो पहला ऑप्शन है हमारा संथाली जनजाति, दूसरा ऑप्शन है गद्दी जनजाति, तीसरा ऑप्शन है गोंड जनजाति और चौथा ऑप्शन है सहाविया जनजाति। तो हिमाचल प्रदेश की जो मूल निवासी जो है वो कौन सी है? गद्दी जनजाति। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन सा नृत्य जो है वो मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य कला है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सत्रिया नृत्य, चौथा ऑप्शन है रौफ नृत्य, और तीसरा ऑप्शन है चिराव नृत्य, और चौथा ऑप्शन है गरबा नृत्य। तो जो चिराव नृत्य है ये जो है कहाँ का है? ये मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। और रौफ नृत्य तो आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर का है, गरबा जो है वो गुजरात का है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 चिराव नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है कश्मीर से बंगलोर तक, दूसरा ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम से गुजरात तक, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र से मणिपुर तक। तो हमारा भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो कहाँ से है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? मतलब जो कल्पना चावला थी वो भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये जब स्पेस में गई थी तो लौटते समय उनके अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी के कारण उसमें आग लग गई थी और उनका देहांत हो गया था। तो आपको बताना है कि उनका देहांत कब, किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है हमारा 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 1998 में, तीसरा ऑप्शन है 2006 में, चौथा ऑप्शन है 2003 में। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। मतलब जो पक्षी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। आप देखेंगे हर पक्षी जो है वो एक ही जैसा घोंसला नहीं बनाते। कौवे का घोंसला अलग अलग होता है, शकरखोड़ा का जो होता है पक्षी सनबर्ड जिसे कहते हैं उसका घोंसला अलग होता है, दर्जिन अपना अलग तरह से, बारबेट अपना अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तो हर पक्षी जो है वो अलग अलग तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने को उसमें छेद करके फोड़ के उसको उसमें अपना घोंसला बनाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कौवा, दूसरा ऑप्शन है बसंत गौरी या बारबेट, तीसरा ऑप्शन है शकरखोरा या सनबर्ड, चौथा ऑप्शन है दर्जिन। तो जो बसंत गौरी या बारबेट जो पक्षी होता है वो क्या करता है कि अपने दांतों से खोद के पेड़ के तने में वो घोंसला बनाता है। मतलब उसको खोद के वो अच्छा से उसको आकार उसमें छेद कर लेगा, अच्छा सा आकार प्रदान करेगा और उसी को अपना घोंसला बना के उसमें अंडे देता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों? मतलब डॉक्टरों ने जब बीमारी जो कोविड आई तो क्या हुआ कि हमसे कहा गया कि हम विटामिन सी से भरपूर भोजन करें। ऐसा डॉक्टरों ने क्यों कहा? पहला ऑप्शन है यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, तीसरा ऑप्शन है इससे भूख बढ़ती है, चौथा ऑप्शन है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो विटामिन सी जो होता है ये संक्रमण से लड़ने की हमें ताकत प्रदान करता है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि आप लोग इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आप लोग क्या करिए, विटामिन सी से भरपूर भोजन कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा, जब आप पुराने जो वीडियोस बने हैं 1-1 घंटे की क्लास है आप उनको पहले कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।